योजना रणनीति देते हैं। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं आपके लिए। आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के हर अहम पहलू पर हम आज बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज ऑन द शो। साल 2022 में म्यूचुअल फंड ट्रेंड्स कैसा रहा, किस कैटेगरी के फंड ने दिया शानदार रिटर्न, कहां निवेशक हुए माला माल, जानेंगे आज। कैसे बढ़ रहा है साइबर अटैक का खतरा, क्यों बढ़ रहा है साइबर अटैक का मामला, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन से जुड़े सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और यहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। साथ ही आपको बताएंगे देश की कामयाब बेटियों की कहानी में आज बात होगी। न्यूट्रिशन डायनेमिक फूड्स की फाउंडर अर्पिता तोशी की सफलता की कहानी के बारे में। चलिए तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं एक बेहद ख़ास चर्चा के साथ और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साल 2022 में किस तरह के ट्रेंड्स हमने देखे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। निवेशकों ने कहाँ निवेश करना पसंद किया है और कहाँ से निवेशकों का मोह भी भंग हुआ है, इसी पर हम चलिए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एटी मनी के CEO संतोष नवलानी। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो 2022 के निवेश ट्रेंड्स पर हम जब फोकस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बातें आज हम समेटने वाले हैं। ट्रेंड्स तो आप बताएंगे, साथ ही निवेशकों का और इन्वेस्टर्स का जो बदलाव हमने देखा है निवेश को समझने के लिहाज से और निवेश करने की क्षमता के लिहाज से, और ये ट्रेंड 2023 में कितना बरकरार रह सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे इन्हीं ट्रेंड्स के ज़रिए। तो चलिए, सबसे पहला ट्रेंड ऐसा कौन सा है जो नोटिस किया गया है और अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है? हाय कविता। मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण जो एक ट्रेंड दिख रहा है पिछले कुछ सालों से और 2022 में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो है निवेशकों का अट्रैक्शन टुवर्ड्स पैसिव फंड्स। इक्विटी में जो इंडेक्स फंड्स हैं, पैसिवली मैनेज फंड्स हैं, उनका जो इनफ्लोज है, उस कैटेगरी का जो अट्रैक्शन है और ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा ग्रोथ आई है अगर इसको हम 2021 से कंपेयर करेंगे तो, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी ग्रोथ थी 2019 से लेके 20 से लेके। करीबन 5,000 करोड़ की कैटेगरी 16,000 करोड़ पहुंच गई थी पिछले साल और आज वो 64,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये बहुत ज्यादा काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और उसका रीजंस हैं, अंडरलाइंग रीजंस हैं, जो कि हमारे हिसाब से ईटी मनी के ओपिनियन में ये इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स को 2 चीजें पता चली हैं। एक है कि इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल रखने में ज्यादा कामयाबी मिलती है इन्वेस्टर को। जो प्रोडक्ट समझ में आए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जो स्ट्रैटेजी समझ में आए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इंडेक्स फंड को समझना बहुत ही आसान है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, इसका आपको नजरिया पक्का पता है कि ये पैसा कैसे मैनेज होने वाला हुआ है, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ जाता है। और सेकंड महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले बहुत सालों में देखा गया है कि एटलीस्ट लार्ज कैप स्पेस में जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं वो बेंचमार्क जो कि निफ्टी और सेंसेक्स हैं उनको बीट करने में काफी कठिनाई देख रहे हैं अपने आप में, और 80 से 85% एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क को। अगर मिड कैप में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 55-60% के आसपास पहुंच
जाता है। सिर्फ स्मॉल कैप स्पेस में एक्टिवली मैनेज फंड्स आसानी से बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो एक है कि एक डिसअपॉइंटमेंट जो इन्वेस्टर्स का है कि वो बहुत मेहनत करके एक चुनाव करते हैं फंड का एक्टिवली मैनेज, और वो अंडर परफॉर्म करता है बेंचमार्क को। दूसरा एक सिंप्लिसिटी है, स्ट्रैटेजी की क्लैरिटी है, बायसनेस नहीं है फंड मैनेजर का, लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियोज हैं पैसिव मैनेज फंड के, ये अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होती जा रही है। मुझे लगता है कि 2023 में ये और ग्रो करेगा, और जैसे कि डेवलप मार्केट्स में देखा गया है कि काफी बड़ी कैटेगरी है पैसिवली मैनेज इक्विटी फंड्स, ये इंडिया में बड़ी होती जाएगी। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी से एसआईपी इन्फ्लोज पे बात कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है, और लगातार हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद से जो जागरूकता लोगों में आती हुई दिखाई दी है, उसका असर साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि एसआईपी एज अ रूट इस निवेश में कायम रहने के लिए और अपने पैसे को लगाने के लिए एक काफ़ी सार्थक व्हीकल बनकर उभरा है। कहीं ना कहीं लोगों को इसमें आसानी दिखाई देती है, महसूस होती है, क्योंकि आप किश्तों में निवेश करते हैं, और दूसरा बाज़ार में हर कोई अब शायद पैसा कमाना चाहता है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोगों में भरोसा आ रहा है कि महंगाई को मात देने वाली अगर कोई कमाई करनी हो ना संतोष, तो वो बाज़ार में रहकर ही होती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता। सो आई थिंक इसमें बहुत सारे रीजंस हैं जो कि इन्वेस्टर्स समझ चुके हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है, और उसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस भी मिल चुका है, तो वो अपनी एसआईपी अमाउंट्स को बढ़ा भी रहे हैं और एसआईपी को लंबा चला भी रहे हैं। लेकिन ये रीजंस क्या है? एक्चुअली ये रीजन ये कि एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इक्विटी फंड्स के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू इन्फ्लेशन। दूसरी चीज़ है कि एसआईपी बहुत सिंपल स्टार्ट करना है। आप 100 रुपए में बहुत सारे फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए में भी कर सकते हैं हर महीने। तो ये छोटे अमाउंट्स की वजह से इन्वेस्टर को एक चांस मिलता है कि वो एक पहले टेस्ट कर ले, पहले एक्सपीरियंस कर ले कि ये कैसे काम करता है, कितना रिटर्न मिल सकता है, और कॉन्फिडेंस के बाद आदमी पैसा ज़्यादा लगाता है। तीसरी चीज है कि बहुत सारे मार्केट में एप्स हैं जिसकी वजह से एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में बहुत आसान हो गया है कंपेयर टू अगर मैं देखूंगा कि इस दशक के बिगिनिंग ईयर्स जो थे 2011, 12, 2013 में इतनी आसानी से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। आपको फिजिकली फॉर्म बहुत बनने पड़ते थे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फिजिकल चेक सबमिट करना, कंपेयर टू टुडे जिसमें आप कोई भी ऐप लाइक ईडी मनी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और मिनटों में केवाईसी फिनिश करके एक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, अपनी मैंडेट सेटअप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक डेबिट होती है हर महीने। तो बहुत सारे कन्वीनियंसेस हैं जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर का अट्रैक्शन एसआईपी में बढ़ते जा रहा है। और अगर हम देखें डेटा को तो 2020 में कुछ 80,000 करोड़ के आसपास एसआईपी के फ्लोज आए थे मार्केट में, और 2021 में बढ़ के जो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ हो गए, और अभी ये साल पूरा भी नहीं हुआ है और 1,22,000 करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है इंडियन सेवर्स का मार्केट में आना, और इसकी वजह से हमने देखा भी है कि मार्केट जो इंडियन मार्केट बहुत ही रिसिलियंस दिखा चुका है कंपेयर टू डेवलप मार्केट जो बहुत करेक्शन मोड में आए हैं। ऑलमोस्ट 20-22% S&P 500 डाउन है, 30% के ऊपर नैस्डैक डाउन है, लेकिन इंडियन मार्केट एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो एसआईपी इन्वेस्टर्स को जाता है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने 2021 में एसआईपी स्टार्ट करी थी बिकॉज मार्केट काफी रिकवर किया था 20 में, फिर 22 में लोगों ने एसआईपी स्टार्ट करी है बिकॉज 21 के रिटर्न अच्छे थे। तो अगर यही इन्वेस्टर्स कंटिन्यू करते रहेंगे और 23 में और इन्वेस्टर्स आएंगे बिकॉज 22 में मार्केट इतना स्ट्रांग रिटर्न दे चुका है या गिरा नहीं है कम से कम कंपेयर टू अदर डेवलप मार्केट्स, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि एसआईपी बुक और बढ़ेगी अगले साल, और बिकॉज ऑफ दैट इंडियन मार्केट को डोमेस्टिक इन्वेस्ट सपोर्ट मिलेगा। ये कहां जाएगा रिटर्न वो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये डिसिप्लिन तरीके का जो फायदा पड़ रहा है इंडियन मार्केट्स को बिकॉज ऑफ एसआईपी इन्वेस्टर्स, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडियन मार्केट के लिए।
बिल्कुल। संतोष, कुछ फंड्स की कैटेगरीज की बात करते हैं जहां पर निवेशकों ने अपना रुझान बढ़ चढ़कर दिखाया है, और कुछ फंड्स की बात करते हैं जहां पर उनका मोह बिल्कुल पूरी तरह से भंग हो गया है। फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड कैटेगरी, मैं चाहती हूं कि इन दोनों के बारे में आप बताएं कि किस तरह का ट्रेंड यहां पर हाईलाइटेड हुआ है अब की बार। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक्चुअली कविता कुछ एनएफओज मार्केट में आए थे इस साल, और एनएफओज में टिपिकली पैसा बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये सही तरीका नहीं होता है इन्वेस्ट करने का ईटी मनी के ओपिनियन में, और मेरी पर्सनल ओपिनियन में भी। लेकिन अगर हम इसमें अच्छाई देखें क्या है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एक ऐसी कैटेगरी है जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर पूरे डाइवर्सिफाइड तरीके से पूरे मार्केट पे देती है। तो एक फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो उसको लगे कि अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक, उसको शामिल करे। ये सेक्टर एग्नोस्टिक भी होता है। फंड मैनेजर कोई बायस नहीं रखता है कि मुझे सिर्फ आईटी या फार्मा या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करना है। ये एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर देता है, और कुछ कुछ फंड्स एक्चुअली आपको एक्सपोजर देते हैं इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी। तो एक ये मल्टीपल एडवांटेजेस एक सिंगल फंड कैटेगरी में मिलते हैं फ्लेक्सी कैप में। और थोड़ा सा फंड मैनेजर के पास एक और लिबर्टी होती है कि कैश कॉल्स ले सकते हैं इस फंड कैटेगरी में थोड़े से, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी डेफिनेशन ये कि मिनिमम 65 इक्विटी में होना चाहिए। तो फंड मैनेजर्स कभी कभी इसमें कैश कॉल्स लेते हैं ऑफ अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, जाकि इक्विटी फंड्स में टिपिकली वो 2 से 3% होता है, लेकिन यहाँ 5 से 10% कभी कभी जा सकता है। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज की वजह से ये फ्लेक्सी कैप फंड्स एक्चुअली स्लाइटली बेटर रिटर्न भी देते लॉन्ग रन में लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले। तो इन्वेस्टर्स एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं इस कैटेगरी में अपना पैसा ज्यादा लगाने से, और शायद ये बेनिफिट भी करेंगे लॉन्ग रन में कंपेयर टू लार्ज कैप बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इट ब्रिंग्स। दूसरी चीज हमने देखी है कि इन्वेस्टर का जो रुझान है हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स में, वो अभी भी नहीं आया है। ये उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड्स या फ्लेवर ऑफ द सीजन फंड में जो पैसा आता है। ये मुझे लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड फंड अगर आप देखेंगे तो उसमें मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स के पास। कंजर्वेटिव हाइब्रिड डेट हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये अपने आप में ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग भी करते हैं, मार्केट में पूरा पैसा इक्विटीज में नहीं लगाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर को एक चांस मिलता है कि उसके रिटर्न थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू इक्विटी। और लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी आपको इक्विटी जितने या एटलीस्ट इक्विटी के आसपास रिटर्न देते हैं, लेकिन उनकी जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, वो काफी कम होते हैं। तो अगर आप एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टिपिकली आपका जो होराइजन होता है एज एन इन्वेस्टर काफी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। और हमने ये देखा है कि अल्टीमेटली जो मार्केट में पैसा बनाता है इन्वेस्टर, वो बनाता है कितना लंबा आप टिके फंड में, रादर देन एक्चुअली कितना रिटर्न कमाया। तो आप अगर 10 और 11% रिटर्न कमाएंगे लेकिन 10 साल तक कमाएंगे तो ज्यादा अच्छी कंपाउंडिंग होती है कंपेयर टू 3-4 साल के पीरियड में आपने अगर 12-15% कमा लिया तो मैं कहूंगा कि ये एक आदत है या ये एक एजुकेशन है जो कि एज एन इंडस्ट्री हम लोगों को इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है कि हाइब्रिड फंड्स आपके पोर्टफोलियो का एक कोर या फिर मेजॉरिटी पोर्शन होने चाहिए, जो कि आज नहीं है मार्केट में इस टाइम पर। ऑलराइट, मेरे ख्याल से चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं, और डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर किस तरह का ट्रेंड चलन दिखाई दिया है इस साल? तो एक्चुअली काफी इनोवेशन हो रहा है इस कैटेगरी में, मैं ये कहूंगा, और रेगुलेशन भी काफी सपोर्टिव है कविता। कुछ साल पहले एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था भारत बॉन्ड फंड, जो कि पॉसिबली मैं कहूंगा कि शायद एक डेट फंड्स को पैसिवली मैनेज करने का पहला तरीका था। इसको ऑलमोस्ट इसको पैसिव फंड भी बोलते हैं, डेट इंडेक्स फंड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक इन्वेस्टर को एक चांस मिलता है या फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है टू
प्रेडिक्ट या कैलकुलेट कि कितना रिटर्न बन सकता है। तो क्योंकि ये फंड्स हेल्ड टू मैच्योरिटी टाइप के होते हैं और एक मैच्योरिटी डेट के साथ आते हैं, मतलब ये है कि आपको पता रहेगा कि ये फंड 2027 में या 2025 में मैच्योर होने वाला है। तो आपको पता है कि आप अगर 5 साल पैसा लगाएंगे और इसमें इस टाइम पे इसमें जो यील्ड मिल रही है, यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, अगर मैं इस फंड में इन्वेस्टेड रहूंगा और यील्ड टू मैच्योरिटी 7.4 है, तो एक्सपेंस रेशियो माइनस करके मेरे को ऑलमोस्ट उतना रिटर्न मिल सकता है। ये कोई भी प्रोडक्ट डेट में नहीं दे सकता इतनी सर्टेनिटी के साथ से, क्योंकि फंड मैनेजर के पास होती है फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल दी डेट सिक्योरिटीज एंड बाय समथिंग डिफरेंट। लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में ऐसा नहीं होता है। आपके पास एक सेट ऑफ सिक्योरिटीज या टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है और ये एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो और हेल्ड टू मैच्योरिटी के अप्रोच में रहते हैं। तो काफी सिंपल प्रोडक्ट बन चुका है इन माय ओपिनियन। ऑलमोस्ट एक अपग्रेड है जो कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान कैटेगरी थी कुछ सालों पहले तक, और वो क्लोज एंडेड होती थी कि आपको एक एनएफओ के टाइम पे इन्वेस्ट करना है और शायद आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। तो एक इनोवेशन हुआ है फिक्स मैच्योरिटी प्लान क्लोज एंडेड लॉक इन प्रोडक्ट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ टारगेट मैच्योरिटी फंड विथ मैच्योरिटी डेट एंड ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल रिटर्न। तो इसका अट्रैक्शन काफी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ इस कैटेगरी में इस साल आए हैं, और मुझे लगता है कि जितना सिंपल ये प्रोडक्ट है, इसमें क्रेडिट रिस्क भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी लिमिटेड है, ये एक अच्छी कैटेगरी है एक इन्वेस्टर्स के लिए टू एक्सपीरियंस डेट। तो आज तक जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, डेट में कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट की वजह से काफी चेंज आ रहा है, और ये चेंज काफी पॉजिटिव है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी। तो अच्छी बात है, और मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स को करना चाहिए बिहेवियर चेंज और कंटिन्यूसली करना चाहिए इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर। तो चलिए, ये मुख्य ट्रेंड 2022 में जो आपने बताए, निवेशकों का रुझान कहाँ रहा और किस तरह से निवेश की परिभाषा भी कहीं ना कहीं बदली है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। शो को आगे बढ़ाएंगे, और आज गुरुवार है और हर गुरुवार हमारी यही कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट